अब मैं 2017, 18, 19 के जेईई एडवांस के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को अलग से करने जा रहा हूं, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन की बुक में जो क्वेश्चन थे वो 2016 तक थे, तो इसलिए मैं 2017, 18, 19 के क्वेश्चन को अलग से कर रहा हूं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आर्गुमेंट ऑफ z डिनोट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वैसे भी जब स्मॉल a बोल दिया जाता है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाता है। जनरल आर्गुमेंट वाले केस में ये बोला जाता है। ओके, नाउ आर्गुमेंट ऑफ दैट लाइज बिटवीन -pi एंड pi, ये तो हम जानते हैं, डेफिनेशन है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। अब यू हैव टू फाइंड द ट्रू फॉल्स ऑफ दी स्टेटमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। पहला क्वेश्चन को करने के लिए याद रख लो, आर्गुमेंट ऑफ a प्लस bi। स्मॉल a का मतलब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट से डील कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला बुक्स में मॉड b अपॉन मॉड a करके यूज करते हैं, लेकिन हायर लेवल के क्वेश्चन में उसको यूज करना मुश्किल काम है। मैं जो बताऊंगा ये हमेशा चलने वाला वे है, हायर मैथमेटिक्स में इसको यूज कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स b by a if a is greater than। इसका आर्गुमेंट मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट tan इनवर्स b by a होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है यदि a पॉजिटिव हो, और यदि a नेगेटिव हो तो प्लस माइनस पाई आता है if a इज नेगेटिव, प्लस पाई आता है यदि a b पॉजिटिव हो, माइनस पाई आता है यदि b नेगेटिव हो। ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि a 0 है, वो तो आप जानते ही हो, a 0 होगा तो b पॉजिटिव में आर्गुमेंट पावर 2 हो जाएगा, और b नेगेटिव में आर्गुमेंट माइनस पावर 2 हो जाएगा। वो तो आप जानते ही हो, क्योंकि a 0 हो गया, then it will lie on y, that is imaginary axis। इस बात को यूज करते हुए आर्गुमेंट ऑफ -1 -i विल बी tan इनवर्स, यहाँ पे a नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, b अपॉन a, और माइनस पाई आएगा क्योंकि b भी नेगेटिव है। ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस पाई, दैट इज पाई बाय 4 माइनस पाई, दैट इज माइनस 3 पाई बाय 4, जबकि लिखा गया है पाई बाय 4, जब वो इट इज क्लियरली ए रॉन्ग चॉइस, एंड रॉन्ग इट मींस दिस इज फॉल्स। वैसे ये क्वेश्चन जो है -1 -i को कॉम्प्लेक्स प्लेन में मार्क करके भी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया ताकि कोई भी केस हो आप कर सको।
-1 - को प्लेन में मार्क करोगे तो आसानी से देख सकते हो कि आर्गुमेंट जो है -3π/4 होगा। नेक्स्ट है Ft इक्वल टू, अब उस फॉर्मूले का भी यूज आ जाएगा जो मैंने अभी अभी बताया है, क्योंकि इसके लिए आप ड्रा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगेन Ft इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस It, where t is real number, continuous at all points of R, where I is equal to √-1. This is true or false? Clear है? Argument of -1 plus It. अब a तो नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो बन जाएगा tan इनवर्स b/a, और प्लस पाई आएगा या माइनस पाई आएगा, अभी मैं उसको बताता हूं। t अपॉन -1 आएगा क्योंकि a नेगेटिव है, आगे प्लस पाई आएगा यदि t पॉजिटिव है, माइनस पाई आएगा यदि t नेगेटिव है, अभी बताया था। हेंस प्लस माइनस पाई। अब प्रॉपर वे से लिख रहा हूं, t इज ग्रेटर देन 0 तो आ गया माइनस tan इनवर्स t प्लस पाई। t नेगेटिव होगा तो आएगा माइनस tan इनवर्स t माइनस पाई, और t इक्वल टू 0 वाले केस में तो क्लियर है, यदि t 0 हो जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ -1 जो है वो पाई हो जाएगा, इसलिए यहां पे इक्वलिटी आएगी, यहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 वाले केस में -1 बन जाएगा और -1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई होता है। तो we have got Ft equal to this। और अब इसके आगे हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, ये क्लियर है क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कहा है, where t is any real number। t पॉजिटिव है तो ये है, और tan इनवर्स t इज एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो Ft डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है तो केवल 0 पे हो सकता है, बाकी सब t पॉजिटिव के लिए कॉन्टिन्यूस, t नेगेटिव के लिए कॉन्टिन्यूस। अब ये क्लियर है, F0 इज इक्वल टू 5। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस माइनस tan इनवर्स t प्लस 5। t 0 को टेंड करेगा तो ये पूरा 0 को टेंड करेगा और लिमिट आ जाएगी 5। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, लेकिन अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स t माइनस 5। अब t यदि 0 को टेंड करता है तो ये 0 को टेंड करेगा, पूरा 0 को टेंड करेगा तो ये पूरा -पाई को टेंड करेगा, तो आ गया आंसर -पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट -पाई, राइट हैंड लिमिट पाई, hence the function is discontinuous at t equal to 0,
जबकि कहा गया है इट continues at all points of R becomes wrong choice. Next is for any two complex numbers z1 and z2, argument of z1 upon z2 minus argument of z1 plus argument of z2 is integral multiple of 2 pi. ये चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 आपने पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल है यदि हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में दिस इज नॉट श्योरली इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू जरूरी नहीं कि ये आए, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर माइनस पाई और पाई के अंदर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की जा रही है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में ही होगी, लेकिन राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रॉपर फॉर्मूला जो है वो ये है। इन द केस ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस में 2n पाई, ये n क्या होगा? n एक ऐसा इंटीजर होगा जिससे कि इस पूरे की वैल्यू, जिसको पुट करने से इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए। पक्की बात है n केवल एक ही इंटीजर ऐसा निकलेगा जिसके लिए इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आएगी। तो जो इंटीजर यूज करने से माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाएगी, हम n की वो वाली इंटीग्रल वैल्यू यूज करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि n की वैल्यू क्या ली जाएगी। इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अब जो है इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 विल बी इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज इंटीजर। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई वाली बात ठीक हो गई। Hence this is true। कई बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी यदि उनके थ्योरी वीक है, क्योंकि सी पार्ट में उनके लिए नई बात आ गई होगी। वैसे ही आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 के लिए भी है, लेकिन अब वो सारी बातें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे को केवल जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की इस टाइम थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। यदि आपको थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड करना है तो आप डिफरेंट लेक्चर में जाइए। प्रेजेंटली मैं केवल पिछले सालों के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है
फॉर एनी थ्री गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 locus of the point satisfying this condition lie on a straight line, true or false। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बार फिर से मेरे को फॉर्मूला आपको याद दिलाना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या तो यह फॉर्मूला भूल जाता है या पता ही नहीं होता। इसलिए मैं दोबारा से, पहले भी मैं बता चुका हूं, दोबारा से इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं वो वाला फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं। वो ये है कि सपोज दो लाइनें हैं, वो किसी पॉइंट Z1 पे कट कर रही हैं, मतलब कि जहां पे कट कर रही हैं वहां का एफिक्स है Z1, और यहां पे कोई एक पॉइंट है इधर जिसका एफिक्स Z2 है, इधर भी कोई एक पॉइंट है यहां पे जिसका एफिक्स Z3 है। सपोज मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, जो एंगल निकालना हो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो, पॉइंट के नाम रख दो, और उसके बाद ध्यान रखो मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। स्मॉल ए का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इट इज अपॉन में आएगा एबी वेक्टर, जहां से एंगल शुरू होता है वो वाला वेक्टर डिनोमिनेटर में, जहां पे एंगल खत्म होता है वो वाला वेक्टर न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बराबर होगा। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे ख्याल में किसी भी बुक में क्लियरली नहीं दे रखा, इसको जरा ध्यान से देख लेना। अब टू प्रोसीड फर्दर, मैंने अभी अभी बताया था आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 भी होता है, जो है वो भी याद रख लो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई होता है। अगेन n इज ए सुटेबल इंटीजर, ये ध्यान रख लो। ये मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। यदि मैं जनरल आर्गुमेंट की बात करता तो फिर 2n पाई ऐड ना करता। अब उसमें 2n पाई ऐड क्यों नहीं करते, इसमें 2n पाई ऐड क्यों करते हैं? इसमें 2n पाई ऐड करते हैं उसका तो मैंने रीजन बता दिया, लेकिन उसमें 2n पाई ऐड क्यों नहीं करते उसका रीजन इस टाइम बताना पॉसिबल नहीं है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड करो, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। तो n एक ऐसा इंटीजर होगा ताकि इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में ही होगी, बिकॉज प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं और यहां पे भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो पाई से बड़ा भी हो सकता है। यदि इन दोनों का सम पाई से बड़ा हो गया देन दिस इक्वलिटी विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में ही होगी। और n की वैल्यू इन द केस ऑफ
दो होंगे, जब Z1 Z2 केवल दो हैं तो n की वैल्यू या तो 0 होगी। 0 कब होगी? यदि इन दोनों का सम -पाई और पाई के बीच में आ रहा होगा तो उस केस में n की वैल्यू 0 ले लेंगे। यदि इन दोनों का सम पाई से बड़ा हो रहा होगा तो हम n की वैल्यू -1 ले लेंगे, ताकि यदि ये पाई से बड़ा हो रहा हो तो -1 लेने से ये इसकी वैल्यू -पाई और पाई के बीच में आ जाएगी। लेकिन दो वाले केस में n को 2 लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 या -2 लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस इस बात को ध्यान रखो, इसकी वैल्यू भी -पाई और पाई के बीच में है, इसकी वैल्यू भी -पाई और पाई के बीच में है, इसलिए n को 2 लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। 2 3 या -2 -3 नहीं। अब n को -1 लेने की जरूरत पड़ जाएगी यदि इन दोनों का सम -पाई से कम हो रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में n को 1 ले लेंगे। यदि इन दोनों का सम -पाई से कम हो रहा होगा तो +2 पाई करने से ये वापिस जो है -पाई और पाई के बीच में आ जाएगा। मतलब कि दो वाले केस में n या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा, और कोई बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आएगी। हाँ, Z1 Z2 Z3 तीन आ जाए तो भी हम 2n पाई ही ऐड करते हैं तब, लेकिन बड़ी वैल्यू भी पॉसिबल है। Z1 Z2 Z3 Z4 आ जाए तो भी हम 2n पाई ही ऐड करते हैं। ये नहीं कि 2 में है तो 2n पाई ऐड करें, 3 है तो 3n पाई ऐड करें, ऐसा नहीं है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां यूज करने जा रहा हूं। कई बच्चों को हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो, वो केवल तभी आएगी यदि आपके प्रैक्टिस की कमी है या फिर आपके कॉन्सेप्ट अभी थ्योरी वगैरह क्लियर नहीं है, क्योंकि थ्योरी का अकेला क्लियर हो जाना भी काफी नहीं होता। एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए एडवांस लेवल की थ्योरी के अलावा आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, ताकि आप जल्दी आप क्वेश्चन को कर सको। या फिर मैं भी जब करवा रहा हूं तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि आपने पूरी तैयारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कर ली है, केवल अब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो और ये देख रहे हो कि किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केवल आप ये देख रहे हो। प्रैक्टिस और थ्योरी आप कर चुके हो। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z - z1 अपॉन z - z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 - z3 अपॉन z2 - z1 इज इक्वल टू पाई, प्लस में मैं 2n पाई भी कर दूंगा। अब n को या तो 0 होना होगा या 1 या -1, बस ऐसा लेना होगा वैल्यू n को, ताकि इन सब का सम पाई आ जाए। क्योंकि प्रेजेंटली ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ऐड करने पर रिजल्ट पाई से बड़ा हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z - z1 अपॉन z - z3 प्लस
आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z3 upon Z2 minus Z1 is equal to 1 minus 2n into पाई। ये क्लियर है, इसकी वैल्यू पाई से कम होगी, इसकी वैल्यू पाई से कम होगी, इन दोनों की वैल्यू माइनस पाई से ज्यादा होगी, तो पूरे की वैल्यू माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में ही होगी। अब जरा राइट हैंड साइड पे आ जाओ। n को 0 अलाउड है क्योंकि इस पूरे की वैल्यू माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में है। n को 1 अलाउड है क्योंकि ये तब माइनस पाई बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस 2 पाई और 2 पाई के बीच में है। लेकिन n को -1 भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये अदरवाइज 3 पाई बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फॉर द इक्वेशन टू बी वैलिड ओनली पॉसिबल केस इज n इक्वल टू 0 और 1। मैं 0 वाला केस लेके चल रहा हूं और -1 वाला केस देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा। मैं केवल 0 वाले केस को डिस्कस कर रहा हूं। अब फॉर्मूले के हिसाब से Z वाले पॉइंट का नाम मैंने P रख दिया, Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पॉइंट का नाम मैंने A रख दिया, Z2 जिस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नाम मैंने B रख दिया, Z3 जिस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नाम मैंने C रख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई आर्गुमेंट ऑफ AP वेक्टर, CP वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ CP वेक्टर इक्वल टू पाई। मैं डायग्राम ड्रा करता हूं। ये वाला पॉइंट है क्योंकि आपने देखा था कि जो यहां पॉइंट, इस पॉइंट का एफिक्स है, वो वाला पॉइंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आता है। आप याद करो, यहां A था, यहां B था, यहां C था, तो हमने लिखा था आर्गुमेंट ऑफ, अपॉन में लिखा था AB, ऊपर लिखा था AC। मतलब कि जो पॉइंट कॉमन होता है वहां पे दोनों लाइनों ने कट किया होता है। इसमें दोनों लाइनों ने P पॉइंट पे कट किया होगा और बाकी दोनों पॉइंट होंगे A और C। अब ये डायग्राम ठीक है कि नहीं है, अभी देखते हैं। अब एंगल CP से शुरू होना चाहिए, AP तक जाना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो नेगेटिव आएगा, ये वाला एंगल नेगेटिव आएगा। अब मैंने अभी बताया था, यहां पे या तो पाई आएगा या माइनस पाई आएगा। माइनस पाई वाले केस में डायग्राम बनने जा रहा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा पाई होता है। ये नेगेटिव, और मैं अब माइनस पाई वाला केस लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था कि या तो आंसर पाई होगा या माइनस पाई होगा, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब
ये नेगेटिव है तो फिर इसको तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि -पाई तो आ ही नहीं पाएगा। तो यदि ये नेगेटिव है तो इसको तो नेगेटिव होना ही होगा ताकि सम -पाई आ जाए। अब देखते हैं b कहां पे होगा। अब b को नीचे लेंगे तो ही एंगल नेगेटिव आएगा, क्योंकि ध्यान दो यहां पे a ऊपर है c नीचे है, इसमें c ऊपर है a नीचे है। अब देखो एंगल यहां पे b पे कट कर रही होंगी, एंगल AB से शुरू होगा, CB तक जाएगा और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए इस डायग्राम के हिसाब से इन दोनों का सम पाई होगा। मतलब कि P ऊपर होगा, B नीचे होगा, तो इन दोनों एंगल का सम पाई है, तो B तो फिक्स पॉइंट है, तो इन दोनों का सम पाई हो, ये तो केवल तभी हो सकता है जब A, B, C, P are all concyclic and P is lying above AC। और सेकेंड केस, यदि B ऊपर है, P नीचे है, उस केस में हमको पाई लेना होगा, और उस केस में भी केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, हम तो तब भी पाई आएगा। तो इन दोनों का सम पाई होने का मतलब है कि A, B, C, P are all lying on a circle। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि वो सिचुएशन भी तो पॉसिबल है जब ये पाई हो जाए और ये 0 हो जाए। एग्रीड। B यदि यहां पे हो जाएगा, एक्चुअली किसी भी बुक में इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं कराया गया है, तभी वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है। तो यदि B इस लाइन के ऊपर होगा तो P पॉइंट का लोकस एक लाइन आ जाएगा। एग्रीड। तो फिर बच्चे बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन वाली कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट ये जो स्टेटमेंट ठीक हो गई। लेकिन नहीं, किसी स्टेटमेंट को करेक्ट तब बोलते हैं जब वो श्योरली करेक्ट हो। यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, B यदि यहां पे हो गया, यहां पे कहीं, तो P पॉइंट को बीच में हो जाएगा और तब P पॉइंट का लोकस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट श्योर। तो इसलिए हम इसको रॉन्ग ही बोलेंगे, करेक्ट तब बोलते हैं जब ये श्योरली करेक्ट होती है। और आगे आई थिंक बाकी केसेस अपने आप डिस्कस कर लोगे, यहां पे पाई आ जाए वो मैंने बता ही दिया है। यदि B पॉइंट यहां आ जाएगा, जस्ट फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग यू कैन थिंक दैट थिंग आल्सो, बट मेन थिंग यू हैव अंडरस्टूड दैट the locus of P is not surely a straight line। तो आपने देखा कि यदि क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की जगह सर्कल भी दिया होता तो भी वो रॉन्ग चॉइस होती, क्योंकि सर्कल भी श्योरली करेक्ट ना होता, जबकि सारी बुक्स में कहा गया है लोकस ऑफ P इज ए सर्कल, जो कि गलत आंसर है। एक्चुअली it depends upon the position of B that locus of P will be a circle or straight line, that depends upon the position of B, and that too strictly speaking locus of P will be a ray और लाइन सेगमेंट और सर्कल, यदि ठीक से बोला जाए तो सारे केसेस को ध्यान रखा जाए।